हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनकेएस क्लासेस ऑनलाइन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, यानी रासायनिक संयोजन के नियम। देखिए, रासायनिक संयोजन के नियम की बात करते हैं तो इसमें 4 नियम आते हैं। पहला जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा जो है उसको हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम, मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और तीसरा जो है वो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये 4 नियम जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत। देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक नियम को डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं। चलिए देखिए, इस नियम के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए, इस जो नियम है इसको एंटोनी लोएंसर ने दिया था। किसने दिया था? एंटोनी लोएंसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम के अनुसार ये बताया गया कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही उनको नष्ट किया जा सकता है। बस क्या कर सकते हैं, हम उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। और उसके बाद और इसमें क्या बताया गया कि अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होता है। कहने का मतलब, देखिए, मेन पॉइंट यही है कि अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें, देखिए उदाहरण मान लेते हैं कि ए अभिकारक है और वो बना रहा है उत्पाद B प्लस C। ठीक है, B प्लस C। ए उत्पाद है, ए अभिकारक है। ए क्या है? अभिकारक। और ये उत्पाद, ये अभिकारक और उत्पाद ए जो है वो B प्लस C बना रहा है। अगर ए 5 ग्राम है, ए 5 ग्राम है, यानी कि अभिकारक 5 ग्राम है, तो ये B प्लस C 3 प्लस 2 ग्राम इक्वल टू 5 ग्राम। 5 ग्राम कहने का मतलब, अब यहाँ पे देखिए कि ए अभिकारक है, वो उत्पाद बना रहा है B प्लस C। तो ए अगर 5 ग्राम है तो B प्लस C भी 5 ग्राम होंगे टोटल। हाँ, अरेंजमेंट इनका अलग हो सकता है। देखिए, ये B जो है वो 3 ग्राम हो सकता है, C जो है वो 2 ग्राम हो सकता है, लेकिन इनका जो टोटल उत्पाद का जो ग्राम है वो अभिकारक के ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हम समझ गए। इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट CO2 प्लस CaO बनाएगा, है ना। CaCO3 क्या बनाएगा? CO2, और क्या बनाएगा? CaO बनाएगा। अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम है, अगर मान के लिए कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम है, तो ये 3.2 ग्राम और ये 6.8 ग्राम हो सकता है। अगर इनका टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 ग्राम। तो ये हमको समझ में आ गया। कहने का मतलब कि ये जो पॉइंट लिखा है कि अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर हमेशा होता है, कभी चेंज नहीं होगा।
ठीक है। और उनका जो द्रव्यमान है, देखो इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, जो द्रव्यमान है वही रहेगा और उनको नष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो ये है वो ये भी रहेगा, इसका जो भी द्रव्यमान है वो इसका भी रहेगा, जो भी भार है वो इसका भी रहेगा। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट अगर 10 है तो ये भी कितना रहेगा, 10 रहेगा। ठीक। इसका अगर हम तीसरा एग्जाम्पल लें तो ले सकते हैं C+O2। क्या बनाएगा, CO2। C+O2 क्या बनाएगा, CO2। अगर कार्बन का एटॉमिक मास, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना होता है, 16 और 16 16 32 ग्राम। ठीक है। तो इनका टोटल 44 ग्राम होगा। ठीक है। तो ये जो 44 ग्राम है, सेम CO2 का भार भी कितना होगा, 44 ग्राम। कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना, 32 इक्वल टू 44 ग्राम्स। तो ये हमको समझ में आ गया कि इस नियम में क्या कहा जा रहा है कि जो उत्पाद और अभिकारक, जो भी उत्पाद और अभिकारक होंगे उनका जो भार होगा हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। चलिए अब इसके बाद हम दूसरे नियम के बारे में पढ़ते हैं। चलिए दूसरा नियम जो है स्थिर अनुपात का नियम, इसमें इस नियम को जे प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था, जे प्राउस्ट ने दिया था। और इसमें उन्होंने ये कहा कि किसी यौगिक में उपस्थित, कोई भी अगर यौगिक है उसमें उपस्थित तत्वों का अनुपात, किसका, तत्वों का अनुपात सदैव समान रहता है। कैसे रहता है, समान रहता है। कहने का मतलब, उदाहरण जैसे हम कोई भी यौगिक ले लें, जैसे H2O, ठीक है, H2O, तो इनका जो अनुपात है 2:1, 2:1। ये जो अनुपात है सदैव यही रहेगा, सदैव यही रहेगा, ये कभी बदल नहीं सकता। चाहे वो हम यहाँ से जल को प्राप्त करें या किसी अन्य देश से जल को प्राप्त करें, नदी से, तालाब से, कहीं से भी अगर हम जल प्राप्त करते हैं या फिर किसी भी सोर्स से हम प्राप्त करते हैं, जल का जो अनुपात है वो 2:1 ही रहेगा। अब जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल H2O2, इसका जो अनुपात है वो हमेशा 2:2 ही रहेगा। ठीक है। या फिर इसको 1:1 ही रहेगा। ठीक है। ये कभी चेंज नहीं हो सकता, हमेशा यही रहेगा। इसको हम किसी भी सोर्स से उत्पन्न करें, किसी भी नियम से उत्पन्न करें, किसी भी फॉर्म से उत्पन्न करें, लेकिन इनका जो रेशियो है वो सदैव, किसी भी यौगिक का रेशियो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो दूसरे जो नियम है जो जे प्राउस्ट ने दिया था, उसमें उन्होंने यही कहा कि तत्वों का अनुपात सदैव समान रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं तीसरा नियम। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा नियम, गुणित अनुपात का नियम। इस नियम को सबसे पहले किसने दिया था, इस नियम को किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। अब डाल्टन ने ये कहा कि जब दो तत्व ए बी आपस में जुड़ते हैं तो वे एक या एक से अधिक, ठीक है, अधिक तत्व बनाते हैं। अब बी का भार जो ए से संयोजित होता है, मतलब जुड़ता है, वे पूर्णांकों के अनुपात में होता है। ये डाल्टन ने कहा। अब इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं और समझते हैं। देखिए मान के चलिए दो तत्व यानी कि H2 प्लस O2 हमने ले लिया, ये दो तत्व हमने ले लिया। अब ये जो तत्व हैं
ये ये जो तत्व हैं आपस में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व बनाते हैं। मान चलिए H2O2 लेते हैं तो ये या तो H2O बनाएंगे और या तो ये H2O2 बनाएंगे, है ना। ये दो तत्व ये बना सकते हैं। अब ये जो दो तत्व बनाते हैं, जिनमें से देखिए पहले वाले का जो अनुपात है, पहले वाले का अनुपात 2:1, 2:1 और इसका जो अनुपात है वो 2:2 है ना, 2:2 है। अब देखिए क्या दिया कि B का भार यानी B क्या, ये ऑक्सीजन, ये हो गया, ये B हो गया। तो B जो ऑक्सीजन है वो जब A से संयुक्त करता है, ठीक है, A से संयुक्त करता है। अब A तो कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है, ये बदलेगा नहीं। ये 2 है तो ये भी 2 ही रहेगा। इसका जो अनुपात है ना, वैल्यू ये 2 ही रहेगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 2 है, ये चेंज नहीं होगा। चेंज कौन होगा, वो B होगा, क्योंकि B A से क्या हो रहा है, संयोजित हो रहा है और इस वे पूर्णांकों के अनुपात में होता है। देखो ये ये 1 और ये 2, ये किस में हो रहा है, पूर्णांकों में हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर हम इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं, हमको या तो ये प्रोडक्ट मिलेगा या तो ये मिलेगा। अब इनमें से H तो कांस्टेंट रहता है, H कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बदलता, ठीक है। और जिसमें से B जो A से संयुक्त हो रहा है उसका जो अनुपात है वो बदलेगा। यहाँ पर 1 था और यहाँ पे 2 हो रहा है, ठीक है। तो इस नियम में यही बताया गया है। इसका अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, क्या ले लें, दूसरा एग्जाम्पल ले लें C+O2। तो ये क्या बनाएगा, ये CO बनाएगा या तो CO2 बनाएगा, है ना। अब देखिए ये तो यहाँ पे स्थिर है तो इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा, है ना। ये 1 है, ये 1 है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो बदलेगा। यहाँ पर ये 1 रहेगा और यहाँ पर ये 2 रहेगा। तो समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद हम चौथा नियम चलिए अब हम चौथा नियम पढ़ते हैं। देखिए जो चौथा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ये नियम किसने दिया था, बी रेक्टर ने। किसने, बी रेक्टर ने इस नियम को दिया था और उन्होंने ये कहा कि जिस भारा अनुपात में दो तत्व ए व बी अलग अलग किसी तीसरे तत्व सी के एक निश्चित भार से संयोग करें तो वह उसी भारा अनुपात के सरल गुणांक होते हैं, ये इन्होंने बताया। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए अगर इन्होंने क्या कहा कि कोई तत्व है, ठीक है, कोई तत्व है, उसका भारा अनुपात दो तत्व ए व बी के अलग अलग किसी तीसरे तत्व। अब देखिए कहने का मतलब कि मान चलिए हमने यहाँ पे एक कोई तत्व ले लिया SO2, हमने ये ले लिया, ठीक है। अब ये जो SO2 है इसका भारानुपात अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 32 और 32। चलिए तो इसका जो अनुपात आएगा वो होगा 1:1, यानी कि 1/1, है ना, ये इसका अनुपात आएगा। अगर अब कहें इससे अलग अलग, मान चलिए A और ये है B, है ना, तो मान चलिए ये हो गया S, ये अलग हुआ S, ये ऑक्सीजन अलग हुआ O, ठीक है, ये अलग हो चुका। अब अलग होने के बाद तीसरे तत्व C,
अब मान के चलिए ये तीसरा तत्व C जो है वो क्या हो गया, हाइड्रोजन। क्या हो गया, C क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। C हाइड्रोजन हो गया। तीसरे तत्व के एक एक निश्चित भार से संयोग करें, एक एक निश्चित भार से संयोग करें। देखिए SO2 था, ठीक है, इसका भार अनुपात हमने निकाला 1/1 आया, 1:1 आया। अब इनको जब हमने अलग किया A और B मतलब कि S और O में अलग कर दिया। अलग करने के बाद जब ये C से यानी कि H हाइड्रोजन से मिलते हैं, संयोग करते हैं, तो संयोग करेंगे तो ये बनाएंगे H2S। क्या बनाएंगे, H2S, और ये H2O बनाएंगे। ठीक है, संयोग करें तो वह उसी भारा अनुपात के सरल गुणांक होते हैं। किस भार अनुपात, यानी कि इसके सरल गुणांक होते हैं। देखिए अगर अब इसका हम निकालें तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा 2 और 32, है ना, 2 और 32। और इसका निकालेंगे तो ये 2 और 16 ये निकलेगा हम। ठीक है, इनका अनुपात ये निकलेगा। अब इनका जो गुणांक है, गुणांक का मतलब ये लास्ट वाला जो है, हाइड्रोजन यहाँ पे फिक्स है। देखो जो जिनसे हम रिएक्शन करवाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे H है, या इस H से कौन रिएक्शन कर रहा है, S और O कर रहे हैं, तो ये तो वहाँ पे रुका हुआ है ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, बदलेगी नहीं। अब हाइड्रोजन अगर 2 है तो वो 2 रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन इससे S कर रहा है तो S बदलेगा, ठीक है, O कर रहा है तो O बदलेगा। अब देखिए तो इनका जो ये लास्ट वाला है, ये और ये, इनको कहते हैं क्या, गुणांक। ठीक है, अब यही इनका ये जो आया है तो इनको हम लिखेंगे 32/16। ठीक है, 32/16। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/1, है ना, 2/1। अब देखिए 2/1 यहाँ पे क्या है, 1/1। इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2/2:1, और ये भी आ जाएगा 2:1। तो ये और ये आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि उसी भारानुपात के सरल गुणांक होते हैं। या तो एक जैसे होंगे या उनके सरल गुणांक होंगे। ठीक है, तो ये हो गया चौथा पॉइंट। देखिए यहाँ पे क्या था कि हमने एक प्रोडक्ट लिया, ठीक है, उसको जब हम अलग करते हैं तो वो S और O में होगा, और फिर उसका हम तीसरे से जब रिएक्शन कराते हैं तो H2S और H2O में होगा। ठीक है, और इनका जो रेशियो निकला है, ठीक है, इनका जो रेशियो निकला है उसका जो गुणांक है वो इनके गुणांक से मैच करेगा, बराबर होगा या तो सरल होगा। ये हो गया आज का नियम। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहिए।